सन 1983 सितंबर की एक धुंधली सुबह मुल्तान के एक साधारण से पार्क में भारी दिल से भरी हवा के बीच एक आदमी बेंच पर बैठा अपनी घड़ी की तरफ बार बार देख रहा था। उसका नाम था नबी अहमद शकीर। पाकिस्तान आर्मी में मेजर, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक भरोसेमंद वफादार अफसर। लेकिन उस बेंच पर बैठा शख्स असल में कोई और था। उसका असली नाम था रविंद्र कौशिक और वो भारत का जासूस था। पिछले 8 सालों से पाकिस्तान की सेना के भीतर दुश्मन की वर्दी पहनकर वो भारत माता की सेवा कर रहा था। उस सुबह वो एक साथी से मिलने आया था, एक ऐसा मिलन जिसे रॉ ने खुद तय किया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस आदमी से वो मिलने वाला है वो अब आजाद नहीं बल्कि एक टूटा हुआ मजबूर मोहरा बन चुका था। अगले कुछ मिनटों में 8 साल की खामोश जंग हमेशा के लिए खत्म होने वाली थी। कहानी शुरू होती है इससे 13 साल पहले राजस्थान के श्री गंगानगर में, एक सीमावर्ती शहर जहां पंजाबी और हिंदी दोनों भाषाएं एक साथ गूंजती थीं, जहां सरहद इतनी करीब थी कि हवा में भी उसकी मौजूदगी महसूस होती थी। यहीं 11 अप्रैल 1952 को जन्म हुआ रविंद्र कौशिक का। उनके पिता भारतीय वायुसेना में अफसर रह चुके थे। अनुशासन और देशभक्ति घर की हवा में रची बसी थी। लेकिन बचपन से ही रविंद्र में एक अलग हुनर था, नाटक। स्कूल और कॉलेज के मंचों पर वो हर किरदार में इस तरह ढल जाता था कि लोग भूल जाते थे कि सामने खड़ा शख्स असल में कौन है। उसकी आवाज, उसकी चाल, उसके हाव भाव, सब कुछ बदल जाता था, मानो वो सच में कोई और इंसान बन गया हो। 1973 में लखनऊ में एक राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता हुई। रविंद्र ने वहां एक मोनो एक्ट प्रस्तुत किया, एक भारतीय सैनिक का किरदार जो दुश्मन की पूछताछ का सामना कर रहा था, जो यातना सहते हुए भी अपने देश का राज नहीं खोलता। मंच पर वो प्रदर्शन इतना असली लगा कि दर्शकों में सन्नाटा छा गया। लेकिन दर्शकों में बैठे कुछ लोग सिर्फ तालियां बजाने नहीं आए थे। वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के अफसर थे, टैलेंट की तलाश में। और उन्होंने उस लड़के में कुछ ऐसा देखा जो शायद खुद रविंद्र भी नहीं जानता था। एक ऐसी क्षमता जो किसी अभिनेता में कभी कभार ही मिलती है, अपनी पहचान को पूरी तरह मिटाकर किसी और के भीतर जी लेने की क्षमता। रॉ के अधिकारियों ने संपर्क किया। प्रस्ताव सीधा था मगर खतरनाक। एक ऐसी भूमिका जिसमें कोई रीटेक नहीं, अगर गलती हुई तो कोई पर्दा नहीं गिरेगा, सिर्फ मौत मिलेगी। भारत को एक ऐसे एजेंट की जरूरत थी जो सरहद पार जाकर पाकिस्तान में हमेशा के लिए बस जाए, दुश्मन की सेना में घुसकर वहीं से जानकारी भेजे। कोई छोटी मिशन नहीं, कोई वापसी की गारंटी नहीं, ये एक तरफा सफर था। रविंद्र सिर्फ 23 साल का नौजवान देश के लिए कुछ बड़ा करने की आग लिए राजी हो गया। उसे दिल्ली लाया गया। लगभग 2 साल तक गुप्त प्रशिक्षण चला। ये सिर्फ हथियार चलाना या मोर्स कोड सीखना नहीं था, ये एक इंसान की पूरी पहचान को मिटाकर नए सिरे से गढ़ने की प्रक्रिया थी। उसका खतना कराया गया। उसे उर्दू और पंजाबी का वो लहजा सिखाया गया जो बिल्कुल पाकिस्तानी लगे। उसे कुरान पढ़ाया गया। इस्लामी रीति रिवाज, नमाज का तरीका, हर धार्मिक बारीकी रटाई गई। उसे पाकिस्तान का भूगोल इस तरह याद कराया गया मानो वो वहीं जन्मा और पला बड़ा हो। उसे एक नई पहचान दी गई, नबी अहमद शकीर, इस्लामाबाद का एक मुस्लिम नौजवान। और फिर सबसे भयानक कदम उठाया गया। भारत में उसका हर रिकॉर्ड मिटा दिया गया। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल के दस्तावेज, हर वो सबूत जो ये बताता कि रविंद्र कौशिक नाम का कोई शख्स कभी अस्तित्व में था, सब गायब कर दिया गया। जब वो सरहद पार गया तो पीछे रविंद्र कौशिक नाम का कोई इंसान नहीं बचा था, सिर्फ नबी अहमद शकीर था। एक भूत जो अब सिर्फ आगे की तरफ बढ़ सकता था, पीछे कभी नहीं मुड़ सकता था। 1975 में वो पाकिस्तान पहुंचा। कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। कानून की पढ़ाई शुरू की। हर दिन, हर बातचीत, हर रिश्ता एक जोखिम था। एक गलत शब्द, एक भूली हुई प्रार्थना, एक अनजाने में निकला हिंदी शब्द और सब खत्म हो सकता था। लेकिन नबी अहमद शकीर बेदाग रहा। धीरे धीरे उसने वो कदम उठाया जो किसी भी जासूस के लिए सबसे बड़ा जोखिम था। उसने पाकिस्तानी सेना ज्वाइन कर ली। सेना के भीतर हर दिन उसकी परीक्षा होती थी। उसकी मेहनत, उसकी वफादारी का दिखावा इतना असली था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, यहाँ तक कि मेजर के पद तक पहुंच गया। पाकिस्तान आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एक भरोसेमंद अफसर जिसकी वफादारी पर किसी को शक नहीं था। 1976 में उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की जिसका नाम था अमानत। ये शादी सिर्फ एक और परत थी उसकी नकली जिंदगी की, या ये सच में एक इंसानी रिश्ता बन गया? ये वो राज है जो रविंद्र अपने साथ ले गया। अमानत को कभी नहीं पता चला कि जिस इंसान के साथ वो अपनी जिंदगी बिता रही है वो असल में कौन है। उसे कभी नहीं पता चला कि जिस पति के साथ वो घर बसा रही है उसकी असली पहचान, उसका असली नाम, उसका असली देश, सब कुछ
कुछ एक झूठ था, एक मिशन का हिस्सा था। यही उसके काम की सबसे बड़ी ताकत थी और शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा भी। एक इंसान जो हर रात एक ऐसे घर में सोता था जहां उसकी पत्नी तक उसे नहीं पहचानती थी। 1979 से 1983 के बीच नबी अहमद शकीर उर्फ रविंद्र कौशिक ने भारत को वो जानकारी भेजी जो शायद हजारों जिंदगियां बचाने के लिए काफी थी। पंजाब सेक्टर में पाकिस्तानी सेना की हलचल, सैन्य तैनाती के पैटर्न, गोपनीय दस्तावेजों की जानकारी और सबसे संवेदनशील काहुटा में चल रहे परमाणु कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियां, जो उस दौर में भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा सवाल था। हर रिपोर्ट, हर संदेश मौत के मुहाने पर खड़े होकर भेजा गया। एक गलती, एक शक भरी नजर और सब खत्म। लेकिन रविंद्र ने अपना काम बखूबी निभाया, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी पहचान की उम्मीद के। उसकी सेवाओं से इतनी प्रभावित हुई तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कि उन्होंने खुद उसे एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब किसी रॉ एजेंट ने दुश्मन की सेना में इतने ऊंचे पद तक पहुंचकर इतने लंबे समय तक बिना पकड़े गए इतनी बड़ी सेवा दी थी। लेकिन एक जासूस की सबसे बड़ी कमजोरी अक्सर खुद उसका अपना नेटवर्क होता है। सितंबर 1983 में रॉ ने एक और एजेंट को रविंद्र से संपर्क बनाने के लिए भेजा, एक निचले स्तर का ऑपरेटिव जिसका नाम था इनायत मसीह। ये वही मौका था जिसका जिक्र शुरुआत में हुआ था, लेकिन सरहद पार करते ही इनायत मसीह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ लग गया। कठोर यातना के आगे वो टूट गया। भयानक दर्द और डर के बीच उसने वो राज उगल दिया जिसे बचाने के लिए रविंद्र ने 8 साल कुर्बान किए थे। उसने रविंद्र कौशिक का नाम, उसकी पहचान, सब कुछ बता दिया। ISI ने तुरंत जाल बिछाया। इनायत मसीह के जरिए मुल्तान के उसी पार्क में मुलाकात तय की गई, वही पार्क जिसका जिक्र सबसे पहले हुआ था। रविंद्र वहां पहुंचा, बेखबर, ये सोचकर कि वो अपने ही एक साथी से मिलने जा रहा है, और वहीं उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 8 साल की खामोश जंग कुछ ही पलों में खत्म हो गई। अगले 2 साल सियालकोट के एक इंटेरोगेशन सेंटर में रविंद्र कौशिक पर वो अत्याचार हुए जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल है। शारीरिक यातना, मानसिक प्रताड़ना, नींद से वंचित रखना, दिन रात सवालों की बौछार। ISI हर तरीका आजमा रही थी ये जानने के लिए कि और कौन कौन से भारतीय एजेंट पाकिस्तान में सक्रिय हैं, रॉ का नेटवर्क कहां कहां फैला है। हर दिन उसके सामने एक नया विकल्प रखा जाता, बता दो और तकलीफ खत्म हो जाएगी। लेकिन रविंद्र कौशिक ने मुंह नहीं खोला। 2 साल तक हर दिन दर्द सहते हुए उसने एक भी नाम नहीं लिया, एक भी राज नहीं खोला। उसने अपने साथी एजेंटों की जान बचाई, अपनी जान की कीमत पर। यही वो जगह थी जहां एक अभिनेता का आखिरी और सबसे कठिन अभिनय खत्म हुआ और एक सैनिक की असली परीक्षा शुरू हुई, दर्द के आगे भी चुप्पी बनाए रखने की परीक्षा। 1985 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई। बाद में ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई। भारत सरकार ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध ली। कोई आधिकारिक स्वीकृति नहीं, कोई दावा नहीं कि रविंद्र कौशिक भारत का एजेंट था। कूटनीतिक तौर पर यह शायद सही फैसला था, क्योंकि खुले तौर पर स्वीकार करना दोनों देशों के बीच एक नया संकट खड़ा कर सकता था। मगर एक इंसान के लिए जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने देश को समर्पित कर दी, ये सबसे बड़ा अकेलापन था। एक ऐसी लड़ाई जिसे लड़ते हुए भी उसका अपना देश उसे पहचानने से इनकार कर रहा था। अगले 16 साल रविंद्र कौशिक पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में बिताए, सियालकोट से कोट लखपत और आखिर में मियांवाली की कठोर जेल। हालात हर गुजरते साल के साथ बद से बदतर होते गए। तपेदिक और दिल की गंभीर बीमारी ने उसके शरीर को धीरे धीरे जकड़ लिया। न सही इलाज, न कोई उम्मीद, न कोई खबर बाहर की दुनिया से। परिवार से जो चिट्ठियां आईं, उनमें रविंद्र ने अपनी तकलीफ का जिक्र कभी शिकायत के लहजे में नहीं किया। एक चिट्ठी में जो जेल से बाहर तस्करी करके भेजी गई, उसने बस इतना लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये पंक्ति आज भी उन लोगों को झकझोर देती है जो उसकी कहानी सुनते हैं। एक सवाल जिसका जवाब शायद आज तक किसी के पास नहीं है। नवंबर 2001 में मियांवाली की उसी जेल में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। 39 साल की उम्र में तपेदिक और दिल की बीमारी ने उस शरीर को हरा दिया जिसे कभी दुश्मन की यातना भी नहीं तोड़ पाई थी। उसे एक अनाम कब्र में दफनाया गया, बिना किसी पहचान के, बिना किसी सम्मान के। भारत सरकार की तरफ से कोई सार्वजनिक श्रद्धांजलि नहीं आई, कोई राजकीय सम्मान नहीं, कोई तिरंगे में लिपटा शव नहीं, कोई सलामी नहीं। एक खामोश मौत, एक खामोश जिंदगी के अंत में उस इंसान के लिए जिसे कभी प्रधानमंत्री ने खुद ब्लैक टाइगर कहकर सम्मानित किया था। रविंद्र कौशिक की कहानी भारत के उन हजारों गुमनाम सैनिकों की कहानी है जो कभी मेडल नहीं पाते, कभी परेड में सलामी नहीं लेते, कभी उनका नाम किताबों में दर्ज नहीं होता, लेकिन जिनकी वजह से देश की सरहदें सुरक्षित रहती हैं, जिनकी वजह से लाखों जिंदगियां बच जाती हैं बिना ये जाने भी कि किसने उन्हें बचाया। एक अभिनेता जिसने अपने आखिरी और सबसे बड़े किरदार में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी। एक बेटा, एक पति, एक पिता, जिसने अपनी पहचान तक कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे अपने देश से प्यार था, बिना ये जाने कि बदले में उसे क्या
क्या मिलेगा। उसकी पत्नी अमानत, जिसने कभी नहीं जाना कि उसका पति कौन था, आज भी शायद नहीं जानती कि वो किससे प्यार करती थी। उसका बेटा, जो अपने पिता के असली नाम तक से अनजान बड़ा हुआ। आज जब हम आजादी से सांस लेते हैं, जब हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, जब हमारे देश की खुफिया एजेंसियां चुपचाप अपना काम करती रहती हैं, तो उस सुरक्षा के पीछे रविंद्र कौशिक जैसे अनगिनत गुमनाम हीरो का बलिदान छुपा है। ऐसे लोग जिनके नाम कभी सामने नहीं आते, जिनकी कुर्बानी कभी दर्ज नहीं होती, लेकिन जिनके बिना ये देश आज जैसा सुरक्षित नहीं होता। रविंद्र कौशिक का नाम आज भले ही इतिहास की किताबों में जगह न पाए, लेकिन उन हजारों जिंदगियों में जो उसकी वजह से बच गईं, वो नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही सच्ची अनकही कहानियों के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि हर सच्ची घटना के पीछे एक छुपी हुई सच्चाई होती है और वो सच्चाई बताने लायक होती है।